हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कोचिंग स्टॉक से क्वेश्चन को देखेंगे जो आईसीएफ और एएलएचबी से संबंधित क्वेश्चन है और यह एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप सीरियसली लें और ध्यान से देखें और हो सके तो कॉपी कलम ले करके वीडियो देखें तो हमारे समझ से बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं सारे के सारे क्वेश्चन को मैं डिटेल में क्लियर करूंगा, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए चलिए 201 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 201 के पहले 50 क्वेश्चन का पार्ट 1, 2, 3 एवं 4 4 पार्ट में बना चुका है और यह पार्ट 5 है। कोचिंग स्टॉक का पार्ट 5 है। शेष का आप जो पहले जो वीडियो बनाया गया वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए 1 नंबर में क्या कह रहा है कि अलार्म चैन टेस्टिंग के लिए आवश्यक पुलिंग फोर्स अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए कभी भी क्वेश्चन हड़बड़ी में नहीं पढ़े, क्योंकि हड़बड़ी में पढ़ने के बाद ये नहीं जो है ना, यह जो है छूट जाता है और जल्दी हाई वाला मारा जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि अलार्म चैन टेस्टिंग के लिए आवश्यक पुलिंग फोर्स 21 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में आप देख सकते हैं 12, 10, 20, 30। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं डायरेक्ट जो आंसर होगा वही बोलूंगा। अगर हर एक ऑप्शन को बोलूं तो वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको क्वेश्चन आता है कि अलार्म चैन के लिए कितना हम लोग पुलिंग फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 से 10 केजी। आपको ऑप्शन में कहीं कहीं लगा 7 से 10 केजी हम लोग भार को लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। आप 7 केजी लगाइएगा तो भी आपका ब्रेक जो है अलार्म चैन पुलिंग यानी एसीपी हो जाएगा, लेकिन 7 से 10 केजी मतलब 10 केजी से अधिक आपको बल नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि अलार्म श्रृंखला के खींचने पर वैक्यूम ब्रेक रेक के लिए ड्रॉप इन वैल्यू कितना होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा 13 से 18 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 में क्या कह रहा है कि मैनुअल रूप से संचालित पायलट वेंट वाल्व है। ठीक है, जो मैनुअल रूप से हम लोग मतलब कि संचालित पायलट वाल्व, मतलब कि हम लोग एसएपी जो रीसेट जो हम लोग करते हैं मैनुअल रूप से, तो वो हो जाएगा पेसेट। पेसेट का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस। इसका फुल फॉर्म हो जाता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कहीं कहीं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैनुअल रूप से जो भी हम लोग संचालित करते हैं वो पेसेट होता है, और पीईवी जो है इसके द्वारा ब्रेक फिर से मतलब कि लोगो पायलट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है मैनुअल रूप से, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 कह रहा है पेसेट और पीवी की तक नियंत्रण पाइप का व्यास क्या होता है। ठीक है, तो इसका व्यास जो है 10 mm होता है। कहने का मतलब पेसेट और पीवी के बीच में जो कनेक्ट करता है मतलब पाइप, उसका व्यास जो है 10 mm होता है। कितना होता है 10 mm। इसी को हम लोग कहीं ब्रेक इंडिकेटर पाइप भी कहते हैं। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए कि इसी को ब्रेक इंडिकेटर पाइप भी कहते हैं। आगे आपको मिलेगा या आपको कहीं भी क्वेश्चन मिला होगा कि ब्रेक इंडिकेटर पाइप का व्यास जो है कितना होता है, तो ये हो जाएगा 10 mm, या पेसेट से पीएवी के नियंत्रण पाइप का व्यास 10 mm होगा। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 में आकार पीएवी का चोक का आकार क्या है। ठीक है, पीईएवी का चोक का आकार क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 mm। ठीक है, और देखिए मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ देखता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का आकार क्या है। इसका भी आंसर 8 mm होगा। ठीक है, तो मैं अब इसको डिटेल में मैं समझा दूं। पीईएवी या गार्ड इमरजेंसी वाल्व जो है यह जो है मतलब कि 8 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो यही जो है आपको ये जो दिया हुआ है आईसीएफ का दिया हुआ है। ठीक है ना, आईसीएफ का दिया हुआ 8 mm। वहीं एलएचबी में यही इसी क्वेश्चन का अगर एलएचबी में यहाँ पर कह देता, यहाँ पर तो आईसीएफ और एलएचबी कोई इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन ये जो दिया हुआ है आईसीएफ का दिया हुआ है। ठीक है, और एलएचबी का यही क्वेश्चन जो है 19 mm हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आईसीएफ में 8 mm और एलएचबी में 19 mm हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोला हूं कि हर एक क्वेश्चन पर जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा तो उसको कॉपी में लिखिएगा तो सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का आकार क्या होता है, तो इसका भी 8 mm दिया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है आईसीएफ का दिया हुआ है। यही सेम क्वेश्चन अगर एलएचबी में देता तो 19 mm हो जाता। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 207 में क्या कह रहा है कि यात्री आपातकालीन ब्रेक आपातकालीन अलार्म सिंगल डिवाइस पर लगे होते हैं, मतलब कि किस पर लगा होता है, ठीक है ना। तो ये जो लिखा हुआ है कि एंड बॉल पर लगा, बाकी इंड बॉल पर लगा रहता है, मतलब कि यात्री आपातकालीन अलार्म सिंगल डिवाइस जो है ये इंड बॉल पर लगा रहता है। तो फिर इंड बॉल लिख दिया है, तो ये जो लिखा है आईसीएफ का लिखा है, आईसीएफ में इंड बॉल पर होता है, जबकि एलएचबी में जो है अंडर फ्रेम में होता है, ठीक है, अंडर फ्रेम में होता है। इसलिए यह दोनों क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। एलएचबी में अंडर फ्रेम में और यात्री आपातकाल, यही क्वेश्चन सेम यहाँ पर आईसीएफ और एलएचबी इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन ये जो आंसर दिया हुआ है आईसीएफ का दिया हुआ है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि किस समय अलार्म श्रृंखला तंत्र ओवरहॉलिंग किया जाता है, मतलब कि अलार्म सिंगल डिवाइस जो है इसको जो है कब जो है मतलब कि इसको ओवरहॉलिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ओवरहॉलिंग जो है इसको हम लोग बी शेड्यूल में करते हैं, ठीक है ना। कब करते हैं इसको? बी शेड्यूल में करते हैं। तो बी शेड्यूल होता कितना दिन पर है, तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझा दूं कि देखिए एक नंबर में होता है ट्रिप शेड्यूल, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ट्रिप शेड्यूल जो है आफ्टर एवरी ट्रिप होता है, ठीक है, आफ्टर एवरी ट्रिप होता है, ठीक है ना, एवरी ट्रिप। और 2 नंबर में होता है आपको ए शेड्यूल, ठीक है। तो ए शेड्यूल जो है 30 दिन पर होता है, 30 दिन और प्लस माइनस 3 दिन, ठीक है ना, प्लस माइनस 3 दिन। और 3 नंबर में ए और ये होता है बी शेड्यूल, ठीक है, बी शेड्यूल। तो बी शेड्यूल जैसे यहाँ पर मिला तो ए हो जाता है 3 माह, यानी 3 माह, और इसमें प्लस माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 डे। तो इसमें ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ 7 भी दे देता है, कहीं 3 भी दे देगा, और आपको कहने का तात्पर्य है 15 मतलब भी दे देगा। इसलिए यहाँ पर 3 माह तो याद रहता है, लेकिन प्लस माइनस 7 डे है कि 3 दिन है कि 15 दिन है, यह जो है जल्दी से कंफ्यूज कर जाता है। इसलिए इसको जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और तो ए हो गया ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, ट्रिप शेड्यूल, और एक होता है सी शेड्यूल, ठीक है ना। जिसे यहाँ पर दिया है सी शेड्यूल, ठीक है। तो सी शेड्यूल जो है, सी शेड्यूल 6 माह पर होता है। कितना दिन पर होता है? 6 माह पर होता है। और इसमें जो है प्लस माइनस यहाँ पर 7 डे था, तो यहाँ 15 दिन हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किया है कि किस समय अलार्म श्रृंखला तंत्र जो है ओवरहॉलिंग जो है मतलब किया जाता है, अलार्म चैन पुलिंग मतलब अलार्म सिस्टम का। तो ये जो है बी शेड्यूल में दिया हुआ है। बी शेड्यूल का मतलब ये हो गया कि 3 माह प्लस माइनस 7 डेज। और ये जितना भी मैंने बताया ये जो है आईसीएफ के लिए होता है ए शेड्यूल, सी शेड्यूल, जबकि एलएचबी के लिए आपको D1 D2 D3 होता है, ठीक है। तो इसको जो है कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है जो मैंने डिटेल में बताया है हर एक जगह नहीं मिलता, मिलेगा लेकिन आपको कई जगह मिलेगा, ठीक है ना, अलग अलग, लेकिन एक जगह आप लिखिएगा तो आपको पढ़ने लिखने और ढूंढने में, कंसेप्ट क्लियर करने में सही रहेगा, ठीक है। तो वो तो मैंने लिख दिया आईसीएफ का, ठीक है ना। और एलएचबी में होता है D1 D2 D3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है D1 जो होता है इसको हम लोग आफ्टर एवरी ट्रिप कहते हैं, ठीक है ना, आफ्टर एवरी, ठीक है, आफ्टर ट्रिप। और एक होता है D2, तो D2 यहाँ पर हो जाता है 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, ठीक है ना, याद रखिएगा। D2 में हो जाएगा प्लस माइनस 30 वाले के साथ में 3 होगा, इतना ध्यान रखिएगा। एक होता है D1 D2 D3, तो D3 जो हो जाता है इसमें 6 माह। देखिए इसमें 3 माह का नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए वहां उसमें बी शेड्यूल जो था 3 माह का था, लेकिन यहाँ पर D1 एवरी ट्रिप, D2 हो जाता है 3 महीना वाले 30 दिन, और D3 डायरेक्ट अब 6 मंथ हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें प्लस माइनस 15 दिन हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो दोनों को एक साथ लिखिएगा, शेड्यूल ए बी सी जितना भी है, और D1 D2 D3, तो इसके बाद ये एक साथ लिखिएगा तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद होता है SS1 SS2 SS3, जो 1.5 3 6 मतलब 1.5 साल 3 साल और 6 ईयर पर SS1 SS2 SS3, और किलोमीटर से लिखें तो वो होता है 6 12 24, यानी 6 लाख किलोमीटर, 12 लाख किलोमीटर तथा 24 लाख किलोमीटर, अर्थात SS1 SS2 और SS3, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो हमारे हिसाब से लाइक एवं शेयर जरूर कर दें। हम जानते हैं कि आप लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर नहीं शेयर कीजिएगा, और शेयर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ही खिलाफ कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपके दोस्त अदर किसी जोन में हो तो वहाँ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपको केवल लाइक एवं
शेयर ही तो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीईएबी का पूरा नाम क्या है? तो पीईबी का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब, जो सी नंबर में दिया है यात्री आपातकालीन अलार्म बल्ब। ठीक है, यहाँ पर आपातकालीन इमरजेंसी मतलब हिंदी में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 में क्या कह रहा है कि एसीपी कह रहा है एसीपी का पूरा नाम क्या है? तो एसीपी का पूरा नाम है अलार्म चैन पुलिंग। अलार्म चैन पुलिंग जो आपको सी नंबर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझाने की इसमें विशेष कोई अथी नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एसीपी के बाद इसे रीसेट किया जाता है और ब्रेक द्वारा जारी किया जाता है। देखिए ये जो है क्वेश्चन पूरा अच्छा ढंग से नहीं लिखा है। ठीक है ना, कह रहा है कि एसीपी के बाद मतलब कि अलार्म चैन पुलिंग के बाद इसे रीसेट किया जाता है। ठीक है, तो रीसेट किया जाता है और जो पेशेंट के द्वारा रीसेट किया जाता है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि और उसके बाद में किसके द्वारा फिर जारी किया जाता है? ठीक है, फिर किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फिर जारी किया जाएगा पीईएबी के द्वारा। जो ऊपर क्वेश्चन मिला था कि पेशेंट जो है एसीपी के बाद में क्वेश्चन आया था कि किसके द्वारा हम लोग रीसेट करते हैं, तो रीसेट जो है पेशेंट के द्वारा करते हैं, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस के द्वारा। और फिर कह रहा है कि फिर किसके द्वारा ब्रेक जारी किया जाता है? लोको पायलट के द्वारा, तो वो है पीईएबी के द्वारा। ठीक है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। ठीक है, इसलिए इसको जो है आप कॉपी में नोट कर ले जो भी मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लियर मैं कर दिया हूँ। ठीक है, कि एसीपी के बाद रीसेट करते हैं पेशेंट से और फिर जारी करते हैं हम पीएबी के द्वारा। क्वेश्चन आता है कि लोको पायलट के द्वारा फिर से मतलब ब्रेक जो है किसके द्वारा मतलब जारी किया जाता है? तो पीएबी के द्वारा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ लेना है तो मैं वीडियो के अंत में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर आप कांटेक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अलार्म चैन एप्लीकेशन के लिए आवश्यक पुलिंग फोर्स मतलब कितना लगना चाहिए? तो मैंने ऊपर बताया था, ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें था कि कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो उसमें आंसर था 10 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि अलार्म चैन एप्लीकेशन की आवश्यक पुलिंग फोर्स मतलब कि आप कितना पुलिंग फोर्स लगाइएगा तब जाकर के आपका ब्रेकिंग जो है लग जाएगा। जब आप लोग गाड़ी में जब यात्रा करते होंगे तो साइड में देखे होंगे ऊपर जो है अलार्म चैन जो है चैन पुलिंग लटका हुआ रहता है, उसको खींचने पर ब्रेक लग जाती है। ठीक है ना, तो ब्रेक लग जाती है, तो उसी को कह रहा है कि कितना आप पुलिंग फोर्स लगाइएगा, कितना उसको वजन से खींचिएगा तो ब्रेक जो है लग जाएगा। तो 7 से 10 केजी। ठीक है, 7 से 10 केजी। ठीक है, इसलिए इसको याद रखेंगे और 10 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 213 में क्या कह रहा है कि अलार्म चैन में पुल को लंबवत रूप से नीचे की तरफ पुल करने पर वैक्यूम की गिरावट कितना होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 130 से 180 mm गिरावट, मतलब कि उतना जो है वह चैन जो मतलब कि वायर जो है बाहर मतलब आता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक कोच के लिए अलार्म सिंगल डिवाइस जो है अधिकतम ओवरहॉलिंग होता है। ठीक है, मतलब कि क्या कह रहा है कि व्हाट सेल द मतलब कि ओवरहॉलिंग अलार्म सिंगल एप्लीकेशन ऑफ ईच कोच, मतलब अलार्म सिंगल डिवाइस का जो है ओवरहॉलिंग जो पूछ रहा है, तो हर 3 महीना में, जो यही क्वेश्चन जो है ऊपर मिला था कि 20 शेड्यूल में। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया 3 महीना पर। ठीक है, जो कि मैंने ऊपर पूरा शेड्यूल लिखकर मैंने जो आपको समझाया है, ये शेड्यूल बी शेड्यूल D1 D2 D3। तो कहने का तात्पर्य है कि यह जो है हर 3 महीना पर मतलब कि 20 शेड्यूल में हम लोग इसको ओवरहॉलिंग अलार्म चैन का करते हैं। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 215 में कह रहा है, देखिए आ गया क्वेश्चन, पीईएसडी का पूरा नाम, पीएसडी का फुल फॉर्म में पूछ रहा है, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि पीईएबी यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब और पीईएसडी मतलब कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस को पृथक मतलब कि अलग किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो कह रहा है कि सी में देखिए कि शाखा पाइप में आइसोलेटिंग कॉक अलग कर सकता है। शाखा पाइप मतलब ब्रांच पाइप में आइसोलेटिंग कॉक जो लगा हुआ है उसको मतलब कि बंद करके हम इसको पृथक मतलब कि अलग कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेटिंग कॉक को जब हम उसको हैंडल को जब घुमाएंगे तो हवा का आना जाना मतलब कि बंद हो जाएगा। उसके बाद में हम उसको पृथक करके अलग कर लेंगे, फिर जो भी मतलब कि रीसेट करना होगा, खराबी होगा, उसको ठीक करके फिर अपना चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है 217 में कह रहा है कि एलएचबी प्रकार के ट्यूब में कितने ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए
ये जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है और ये जो है एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, रनिंग क्वेश्चन है, हमेशा आप लोग को मिलता होगा, ठीक है। लेकिन मैं इस पर डिटेल रूप से मैं बताता हूँ जो शायद आप लोग को जानकारी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसी प्रकार की ट्यूब में कितने ब्रेक सिलेंडर होता है, ठीक है। तो आप इतना समझ जाइए कि मान लेते हैं कि यह चाका हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ब्रेक जो है डिस्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर की बात किया गया है, तो इतना ध्यान में रखिए। पहले मैं डिस्क के बारे में मैं बता दूं। तो एक डिस्क पर दो, मतलब कि एक एक्सल पर दो डिस्क होते हैं। एक एक्सल पर कितना डिस्क होते हैं? दो डिस्क होते हैं। और प्रत्येक डिस्क के लिए एक जो है सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक डिस्क के लिए एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे कोच में जो है चार एक्सल, मतलब कि दो बोगी लगा रहता है और एक बोगी में दो एक्सल होते हैं। तो दो बोगी में चार एक्सल हो गया। और जब चार एक्सल हो जाएगा तो एक एक्सल पर मतलब कि दो डिस्क होते हैं। तो चार जो है चार एक्सल पर कितना डिस्क हो जाएगा? आठ डिस्क हो जाएगा, आठ डिस्क हो जाएगा। इसलिए जब प्रत्येक डिस्क के लिए एक सिलेंडर का जब प्रयोग किया जाएगा तो आठ जब डिस्क हो गया तो सिलेंडरों की संख्या भी आठ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आठ हो जाएगा, ठीक है, जो डी नंबर में दिया हुआ है। और मैं डिस्क के बारे में जब यहाँ लिख ही दिया हूँ तो डिस्क के बारे में भी डिटेल रूप से आप समझ लीजिए। इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, जो हर एक जगह नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मिलेगा कहीं कहीं अलग अलग मिलेगा, कितना वीडियो पीडीएफ देखिएगा मिलेगा, लेकिन मैं आपको डिटेल डिस्क के बारे में भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो डिस्क जो है इसका व्यास जो है 640 mm होता है, ठीक है। और इसकी मोटाई जो है 110 होता है, ठीक है। और ये जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों डिस्क के बीच की दूरी कितना होता है? तो यह 230 mm होता है, याद रखिएगा। और ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क और व्हील के इनर फेस के बीच में दूरी कितना होता है, जो कोई डीपली है यह हर एक जगह नहीं मिलेगा। तो ये हो जाता है 175 mm हो जाता है, ठीक है ना। ये कितना हो जाता है? 175 mm हो जाता है, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन था मैंने आपको क्लियर किया है। यहाँ पर केवल सिलेंडर का क्वेश्चन किया था और सिलेंडर के बारे में भी मैं आपको बता दूं। ये तो डिस्क के बारे में समझ गए। अब सिलेंडर जो है, सिलेंडर के अंदर प्रेशर जो है एलएचबी के लिए, एलएचबी के लिए सिलेंडर के अंदर प्रेशर जो है 3 kg होता है। 3 kg पर सीएम स्क्वायर होता है। और इसका सिलेंडर का दाया जो है, इसका दाया जो है ये जो हो जाता है 10 इंच। कितना हो जाता है? 10 इंच। और इसको मतलब कि जब इसको एम में बदलिएगा तो 252 से 55 mm आएगा। 252 आता है, 254 आता है, ठीक है। कहीं 55 में मिलता है और कहीं 52 में मिलता है, इसीलिए मैंने बोला है। लेकिन इसको जब बदलिएगा तो 254 कुछ आएगा, ठीक है ना, mm। तो कहीं mm में भी देता है। तो हमको जहां तक विश्वास है कि बहुत यहाँ पर 8-10 क्वेश्चन मैंने क्लियर किया है, इसको कॉपी में नोट कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर में क्या करें कि मुख्य बीपी पाइप एपी पाइप लाइन के बाहरी व्यास क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन जो है मतलब कि यहाँ पर देखिए बी दिया हुआ है जो गलत है, ठीक है ना। मैं इसको पूरा डिटेल रूप में आपको समझाता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो आंसर गलत दिया है तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ LHB, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ ICF, ठीक है, ICF और LHB, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं BP एंड FP, यानी BP और FP। इसका जो है इसका व्यास जो है ICF में जो है 25 mm होता है, याद रखिएगा, BP और FP का। और ब्रांच पाइप यानी शाखा पाइप, ब्रांच पाइप का ICF में जो है 20 mm होता है, ठीक है। और BC यानी ब्रेक सिलेंडर टू BC टू BC, ठीक है, ये जो है 15 mm हो जाता है, ठीक है। और LHB में देखिए, अब यहाँ पर फिर BP FP मैं क्यों लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। BP और FP जो है LHB में यह 25 के जगह पर ये 28 mm हो जाता है, ठीक है। और ब्रांच पाइप जो है, यह ब्रांच पाइप या इसके जगह पर जो है LHB में यह 18 mm का हो जाता है, 18 mm का हो जाता है। और पेसेड टू पेसेड मतलब कि PESD और PEAV जो ऊपर मिला था ब्रेक इंडिकेटर पाइप, PESD और PEAV, ठीक है, इसका जो 10 mm होता है, ठीक है ना, जो ऊपर हम लोग को मिला था, ठीक है, जिसको ब्रेक इंडिकेटर पाइप भी कहते हैं। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रेक इंडिकेटर पाइप का भी 10 mm होता है,
ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे आईसीएफ और एलएचबी में, इसमें जो है आईसीएफ में ब्रांच बीपी एंड एफपी मतलब कि ब्रेक पाइप फीड पाइप 25 mm का होता है, जबकि एलएचबी में वही पाइप 28 mm का होता है। ब्रांच पाइप इसमें 20 mm का होता है, जबकि एलएचबी में 18 mm का होता है। बीसी टू बीसी इसमें 15 mm का होता है। प्रेशर टू पी भी इसमें 10 mm का होता है। इसलिए आप लोग जो है इसको कॉपी में नोट कर ले। तो इस हिसाब से कह रहा है कि मुख्य बीपी और एफपी पाइप का पाइपलाइन का बाहरी व्यास क्या होता है। ठीक है, तो बाहरी व्यास कहने का मतलब है कि नहीं यहाँ पर एलएचबी शो किया है, नहीं एलएचबी मतलब कि आईसीएफ शो किया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीपी एफपी यहाँ पर जो है 20 32 40 एवं 28 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 28 जो एलएचबी का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप एलएचबी आप लगा सकते हैं, लेकिन आंसर जो दिया है 32 दिया है जो गलत है। ये जो होता है मालगाड़ी मतलब कि गुड्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, यह जो है गुड्स मालगाड़ी का बीपी एफपी पाइप के बाहरी व्यास जो है 32 mm होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस जो भी मैंने लिखा उसको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक जगह रहता है तो याद करने में सुविधा होता है मेरे समझ से। ठीक है, और एलडीसी जेईडब्ल्यूएम के लिए जितने भी पीडीएफ होता है आईसीएफ एलएचबी डेमो मेमो वैगन पास पीटीओ सभी का सभी आप यहां से पीडीएफ प्राप्त करके अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और परीक्षा के टाइम गेस्ट क्वेश्चन क्रैश कोर्स सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे से अच्छे तैयारी यहाँ पर गाइडलाइन कराया जाएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करने का तरीका है, हर चीज। ठीक है ना, इसलिए मुझसे जुड़िए और हर एक संडे को संडे आप टेस्ट भी फ्री में दे सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि मुख्य बीसी पाइपलाइन का बाहरी व्यास क्या है। देखिए यहाँ पर आ गया मुख्य बीसी पाइपलाइन का बाहरी व्यास क्या होता है। ठीक है, अब तो यहाँ जो दे दिया 18 mm। ठीक है, तो यहाँ जो 18 mm जो दिया हुआ है तो ये जो है यहाँ पर बीसी पाइप लाइन मतलब कि यहाँ पर इसको ब्रांच पाइप लिखना चाहिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में जो है गलत थोड़ा सा दे दिया है, ये कौन सा है ब्रांच पाइप। ठीक है ना, ब्रांच पाइप का व्यास जो है क्या चीज में एलएचबी में मेरे भाई, एलएचबी में। तो एलएचबी में जो है 18 mm होता है, जबकि वहीं आईसीएफ में यह 20 mm हो जाता है। ठीक है ना, आईसीएफ में 20 mm हो जाता है। तो 18 mm जो है कौन पाइप का दिया हुआ है ब्रांच पाइप का। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसको मैं घेर दूंगा, उतना अच्छा ढंग से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 में क्या कह रहा है कि ब्रेक कैलिपर इकाई किस रंग मतलब कि कह रहा है कि ब्रेक कैलिपर किस पर माउंट होता है, टंगी रहती है मतलब किस पर माउंट होता है, किस पर लगा रहता है, यह दिया हुआ है। तो बोगी क्रॉस बीम पर यह लगा रहता है। आप बोगी देखे हुईगा, जो मान लेते हैं कि यह बोगी बना हुआ है, बोगी यह बना होता है, यहाँ पर जो है बोगी क्रॉस और यहाँ पर जिसे चक्का लगा रहता है, तो यही क्रॉस बीम जो होता है यहीं पर जो है ब्रेक कैलिपर जो है लगा रहता है। यहाँ पर पैड भी लगा रहता है और यहाँ पर डिस्क को जो है चापता है। ठीक है, तो बोगी क्रॉस बीम पर यहाँ पर लगा रहता है, जो बोगी पर जो यह दिया हुआ है बीम उसी को यह क्रॉस करता है। ठीक है ना, बोगी क्रॉस बीम पर लगा रहता है। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 में क्या कह रहा है कि ब्रेक सिस्टम में बाईपास सिस्टम का उपयोग कब किया जाता है। बाईपास जो है कब कीजिएगा बाईपास सिस्टम का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एपी लाइन टूटी हुई हो, बीपी लाइन टूटी हुई हो, नली पाइप टूटी हुई हो, इनमें से कोई भी। ठीक है, तो कहने का मतलब इनमें से कोई भी का मतलब हो गया कि इनमें से कोई भी तीनों जो दिया हुआ है, कोई भी अगर आपको समस्या आ जाती है तो उस वक्त जो है बाईपास सिस्टम का प्रयोग करके आप गाड़ी को आगे बढ़ा करके अगले स्टेशन तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है ना, अगले स्टेशन तक लेकर जा सकते हैं। फिर उसके बाद में वहां पर गाड़ी को आइसोलेट करेंगे या जो भी हमको क्रिया करना होगा करेंगे, बाईपास सिस्टम से करके हम आगे गाड़ी को बढ़ाएंगे। ठीक है, जब इसमें से कोई भी समस्या आपके पास आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो CNW ओपन लाइन में जो काम कर रहे हैं उनके लिए विशेष करके क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर में क्या कह रहा है कि यात्रा के दौरान क्या करेंगे जब एक छोर पर बीपी एंगल कॉक में रिसाव होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कोच को बाईपास करके, यही वही क्वेश्चन को सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग ढंग के कर दिया। ठीक है ना, कि यात्रा के दौरान जब रनिंग पीरियड में है, यात्रा के दौरान जब एक छोर पर बीपी एंगल कॉक में रिसाव हो रहा है, उसको ठीक करना जो है कठिन है, मतलब नहीं किया जा सकता है, किया जाएगा लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, तब तक यात्री जो है हड़बड़ा जाएगा। तो उस स्थिति में मतलब कि आप क्या करेंगे, तो वहीं पर जो है उस स्थिति में हम बाईपास सिस्टम का प्रयोग करके, मतलब बाईपास का मतलब होता है कि एक ही पाइप से गरज चलाएंगे हम।
ठीक है ना। एफपी के द्वारा ब्रेक जो है उस ट्विन पाइप में क्या होता है कि बीपी और एफपी होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो है जब कोई एक पाइप अगर रिसाव करता है तो हम एक ही पाइप से, यानी बीपी या एफपी कोई भी एक ही पाइप से हम अपना काम चलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, उसी को हम लोग बाईपास कहते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, ब्रेक कैलिपर यूनिट में जाम को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। जब ब्रेक कैलिपर जब जाम हो जाए तो उस स्थिति में मिडिल पिन जो होता है उसका मध्य पिन को नियमित रूप से साफ और मतलब कि स्नेहक मतलब कि ग्रीस तेल लगाएंगे, तब जाकर के वह जाम जो है नहीं होगा। इसलिए सही आंसर इसका होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224 में क्या कह रहा है कि ब्रेक संकेत ग्रीन दिखाता है और यहाँ तक कि ब्रेक लागू स्थिति में है, ठीक है। ब्रेक लागू स्थिति में है मतलब कि ब्रेक लगा हुआ है, जबकि यह ग्रीन दिखाता है। लागू मतलब कि ब्रेक अप्लाई है, अप्लाई हुआ है लेकिन ग्रीन, तो ब्रेक अप्लाई के समय मतलब कि रेड दिखाना चाहिए, लेकिन यह जो है ग्रीन दिखाता है। तो आखिर कारण क्या है मेरे भाई, तो यह सी नंबर में आप देखिए, ब्रेक इंडिकेटर रिलीज की स्थिति में अटक गया है। ब्रेक जब रिलीज किया गया था उस स्थिति में कहीं ना कहीं अटका हुआ है, इसीलिए ग्रीन दिखा रहा है। ब्रेक अप्लाई स्थिति में मतलब कि ब्रेक लागू है फिर भी जो है वह ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ब्रेक इंडिकेटर रिलीज स्थिति में कहीं ना कहीं अटक गया है, जो सी नंबर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 225 नंबर में क्या करके बीपी के ड्रॉप टेस्ट के दौरान बीपी में अधिकतम ड्रॉप की अनुमति नहीं है, अनुमति है मतलब इससे ज्यादा अधिक मतलब कि ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसलिए इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। बीए मैंने लिख दिया है, बोर्ड मॉडल या क्वेश्चन है। तो इसका होता है 0.2 किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर से अधिक ड्रॉप का मतलब ये हो जाता है लीकेज, उससे ज्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए। 0.2 केजी पर सीएम स्क्वायर से अधिक लीकेज नहीं होना चाहिए। अब जब सेंसिटिविटी टेस्ट, इनसेंसिटिविटी टेस्ट जब पढ़िएगा उसके बारे में मैं वीडियो एक बनाऊंगा तो मैं क्लियर उसको पूरा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है ना, वहां पर इसके बारे में। तब तक इतना याद रखिए कि 0.2 किलोग्राम से अधिक मतलब ड्रॉप मतलब रिसाव नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 26 में क्या कह रहा है कि रेक परीक्षण के समय एफपी में स्वीकार्यतम गिरावट, देखिए आ गया वही क्वेश्चन है। मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड मतलब मैक्सिमम अधिकतम कितना मतलब कि मतलब परमिटेड है, मतलब ड्रॉप मतलब लीकेज जो है कितना परमिटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए नंबर में 0.2 केजी पर सीएम स्क्वायर से अधिक नहीं ड्रॉप होना चाहिए, मतलब कि लीकेज जो है उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 27 नंबर में देखिए 227 में सेवा आवेदन के दौरान ब्रेक में आवेदन डैश तक करना चाहिए, ठीक है। देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा पूछने में जो है बोलने में थोड़ा कह रहा है कि सेवा आवेदन के दौरान ब्रेक में आवेदन डैश तक करना चाहिए, यानी ब्रेक जो लगता है उसका टाइमिंग है पूछ रहा है, ठीक है ना। ब्रेक लग कितने समय में ब्रेक लग जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यह 3 से 5 सेकंड में ब्रेक को लग जाना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रेक जो है कब जो है कितने समय में रिलीज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन जो है एक साथ अगर लिख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट जो है मतलब कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो है दिया हुआ है, तो ये जो दिया हुआ है कि इतना समय में ब्रेक जो है 3 से 5 सेकंड में ब्रेक लग जाना चाहिए, मतलब कि आवेदन हो जाना चाहिए, अप्लाई हो जाना चाहिए, जबकि 15 से 20 सेकंड में ब्रेक जो है रिलीज हो जाना चाहिए, ठीक है, और होता भी है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि कितने समय में ब्रेक रिलीज होता है, 15 से 20 सेकंड में, और ब्रेक कितने समय में लागू होता है, मतलब अप्लाई के लिए कितना समय है, तो 3 से 5 सेकंड में। ब्रेक लगने के लिए 3-5 सेकंड में धड़ाम से ब्रेक लग जाएगा, लेकिन रिलीज होने के लिए जब गाड़ी जब खड़ी हो जाती है तो फिर रिलीज कम से कम उसको 3 से मतलब 15 से 20 सेकंड समय लगेगा, अब जाकर के वह मतलब कि ब्रेक रिलीज होगा और वो आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में क्या कह रहा है कि पूर्ण सेवा आवेदन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में अधिकतर दबाव कितना होता है। जब फुल सर्विस एप्लीकेशन, पूर्ण सेवा आवेदन मतलब फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम दबाव कितना होता है, तो यहाँ पर बी नंबर में दिया हुआ है कि 3 केजी पर सीएम स्क्वायर। अब कहिएगा कि 3 के नहीं 3.8 केजी पर सीएम स्क्वायर होता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो यह 3 केजी पर सीएम स्क्वायर जो है एलएचबी में होता है, ठीक है, जबकि 3.8 केजी जो है ये कहाँ होता है, तो ये आईसीएफ में होता है, ठीक है। दोनों लिख लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज क्वेश्चन करता है। जब दोनों क्वेश्चन एक साथ रहेगा तो आपको लिखने पढ़ने और समझने खोजने ढूंढने में परेशानी नहीं होगा और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग जो है जोर शोर से तैयारी कीजिए और
आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, अच्छे से अच्छे रैंक लाइए, ठीक है। हर एक संडे को संडे आप लोग टेस्ट दीजिए। जो भाई मुझसे पीडीएफ लिए हैं और संडे को संडे टेस्ट जो देते हैं, उन लोगों के लिए मतलब वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी उन लोगों को जो टेस्ट में क्वेश्चन आता है, शायद कोई क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन होगा जो यहाँ से क्लियर होता रहेगा। जो जो कि टेस्ट में जितना भी हमने वीडियो जो मैंने बनाया है, उसमें मैंने पूरा हर एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन पर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन 2 4 5 10 10 क्वेश्चन को मैंने क्लियर किया है। इसलिए उस वीडियो को भी आप लोग जाकर के जरूर देख ले, जो भाई नहीं देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीआर का चार्जिंग टाइम कितना होता है। तो सीआर का चार्जिंग समय 160 सेकंड होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप जरूर नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है पूछता है, यह एक रनिंग क्वेश्चन है। रनिंग का मतलब होता है कि क्वेश्चन हमेशा आता है, और रनिंग क्वेश्चन देकर बहुत सारे मेरे भाई जो है क्वेश्चन को नहीं पढ़ते कि तो हमेशा आता है, उसको बाद में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन जो है उनके आंख के सामने तो जल्दी आएगा नहीं, और नहीं आएगा तो मतलब कि वो कंफ्यूजन में चला जाएगा, और बाद में कभी जब वो क्वेश्चन जब सामने आएगा वो कंफ्यूजन में चला जाएगा। इसलिए रनिंग क्वेश्चन को लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्या करें कि पूर्ण सेवा आवेदन के बाद ब्रेक कितने समय में ब्रेक रिलीज हो जाना चाहिए। तो मैंने ऊपर अभी मैंने बताया कि ब्रेक जो है रिलीज के लिए आपको 15 से 20 सेकंड होता है, और अप्लाई के लिए 3 से 5 सेकंड में अप्लाई होता है, जबकि रिलीजिंग के लिए 15 से 20 सेकंड में हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 में क्या कह रहा है कि एक पहिया के ब्रेक डिस्क पर ब्रेक बाइंडिंग के मामले में पहले आप क्या करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आंसर में दिया हुआ है कि डंप बॉल को जांच करें, ठीक है। मतलब कि डंप बॉल को जांच किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि डंप बॉल का काम है ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों, ठीक है ना। तो डंप बॉल जो है ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों के बारे में वह मतलब कि दोनों कार्य करता है। तो शायद उसको पहले चेक करेंगे कि मतलब कि कहीं खराबी या फंस गया है, जिसके कारण जो है ये कह रहा है कि पहिया के ब्रेक डिस्क पर ब्रेक बाइंडिंग के मामले में भी आप पहले क्या करेंगे, तो डंप बॉल की जांच करेंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि एलएसबी कोच पर ब्रेक सिस्टम का सिद्धांत क्या है, ठीक है। ब्रेक सिस्टम का सिद्धांत क्या है? तो ट्विन पाइप के साथ एयर ब्रेक डिस्क ब्रेक सिस्टम भी होता है, जो कि मैंने ऊपर बताया है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम के साथ ट्विन पाइप का मतलब यह हो जाता है कि बीपी और एफपी दोनों उसमें होता है, ठीक है ना। लेकिन मालगाड़ी बहुत सारे होता है जिसमें केवल एफपी के द्वारा बीपी के द्वारा ही काम चलाया जाता है, ठीक है। और ट्विन पाइप जो है मालगाड़ी में प्रयोग किया जा रहा है। जो एचएल जो होता है ना, बीसीएन एचएल, बॉक्स एन एचएल, उसमें जो है सभी में अब ट्विन पाइप का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कह रहा है एलएचबी के लिए कह रहा है कि एलएचबी कोच पर ब्रेक डिस्क सिस्टम का सिद्धांत क्या है। तो ब्रेक डिस्क सिस्टम का सिद्धांत है कि डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम के साथ ट्विन पाइप। और डिस्क के बारे में मैंने ऊपर डिटेल में समझाया था, उसको भी आप बैक करके जो भाई अभी नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। बैक में पूरा मैंने डिटेल पूरा समझाया है। ब्रेक का डिस्क की मोटाई दाया से लेकर के इनर फेस दाया दोनों की दूरी, बीच की दूरी क्लियर मैंने उसमें बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि मुख्य बीपी और एफपी पाइप का बोर का आकार क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर सही दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 25 mm, ठीक है। जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि आईसीएफ में जो है बीपी और एफपी का जो होता है 25 mm होता है। वही जो है यही जो है एलएचबी में कितना होता है, 28 mm होता है। और ब्रांच पाइप इस आईसीएफ में जो है 20 mm का होता है, जबकि एलएचबी में 18 mm का होता है, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, ये आईसीएफ के लिए है और ये एलएचबी के लिए, ठीक है ना। आईसीएफ और एलएचबी के, इसलिए आप लोग ध्यान में रख करके इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 25 mm मुख्य बीपी पाइप का बाहरी व्यास, तो यह 25 mm अर्थात यह आईसीएफ का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आईसीएफ और एलएचबी यहाँ इंडिकेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, जो भाई इंग्लिश मान लेते हैं कि जिसको इंग्लिश में पढ़ने में परेशानी होता है उसको हिंदी में भी दे दिया है, और जिसको मतलब कि जो उसको हिंदी आता है हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश पढ़े, ठीक है। दोनों में यह जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है कि बीसी लाइन शाखा पाइप का व्यास कितना होता है, जो 18 दिया हुआ है, यह एलएचबी के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। ये किसके लिए दिया हुआ है, एलएचबी के लिए दिया हुआ है 18 mm। यहाँ पर क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं किया हुआ है, या एलएचबी के लिए 18 mm हो जाता है, और 20 जो दिया हुआ है आईसीएफ के लिए दिया हुआ है, ठीक है। 20 mm जो है आईसीएफ का होता है, जबकि एलएचबी का 18 mm होता है, ठीक है। जहाँ तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो अपने अदर दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, यही आपसे हम उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रेक इंडिकेटर पाइप का व्यास कितना होता है। जो मैंने ऊपर पूरा डिटेल में मैंने पूरा लिखा था कि ब्रेक इंडिकेटर पाइप का व्यास 10 mm होता है, ऊपर आया था। और क्वेश्चन में ऊपर क्या आया था कि पीईएसडी टू पीईएबी,
पाइप का व्यास जो कनेक्ट होता है उसका कितना दाया होता है, तो उसका दाया जो है 10 mm होता है, जो मैंने ऊपर में मैंने बताया है। उसी को ब्रेक इंडिकेटर पाइप भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी PESD और PEA भी, यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब को जो कनेक्ट करता है, ज्वाइन जो करता है, उसका पाइप का भी व्यास 10 mm होता है, ठीक है। जो भाई तैयारी कर रहे हैं ये ना सोचे कि परीक्षा आएगा तो हम तैयारी करना शुरू करेंगे। आप तैयारी में आज से ही लग जाइए। आप वीडियो से हो, PDF से हो, नोट से हो कि बुक से हो, अभी पढ़िए, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन जो है बहुत कठिन कठिन शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। आपको पढ़ने समझने और देखने में ही 6 महीना लग जाता है, ठीक है ना। इसलिए उसको पहले से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये ना कि स्टेशन पर गाड़ी आ जाए तो आप घर से निकलिए, तब तक पता चलेगा स्टेशन पर पहुंचने पर कि गाड़ी छूट गया, और गाड़ी छूट गया कि आप छूट गए, आप तो खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में क्या करा है कि जब ब्रेक संकेत लाल दिखता है तो तब ब्रेक क्या होगा, ठीक है। जब लाल दिखेगा तब क्या होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि लगा हुआ, कहने का मतलब जब लाल दिखता है तो ब्रेक संकेत अगर लाल है तो लगा, मतलब कि ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, मतलब कि अप्लाई हो जाएगा। और रिलीजिंग पोजीशन कब होगा, जब ब्रेक हरा दिखाई देगा, तो समझिए कि ब्रेक जो है रिलीज पोजीशन में है, ठीक है। क्या है, ब्रेक रिलीज पोजीशन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 237 में क्या कर रहा है कि जब ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन दिखता है तो क्या होगा, रिलीज किया हुआ है, मतलब कि रिलीज पोजीशन में है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है यह, क्वेश्चन नंबर 238 में क्या है कि ब्रेक त्वरक, ठीक है, मतलब कि ब्रेक एक्सीलेटर है। तो यह एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। क्या है, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है, ठीक है। जो बी नंबर में दिया हुआ आपातकालीन ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है कौन सा, ब्रेक एक्सीलेटर, माने ब्रेक हिंदी में लिखा है ब्रेक त्वरक, ठीक है ना। तो ब्रेक एक्सीलेटर, देखिए ब्रेक एक्सीलेटर कितना कठिन शब्द है, देखिए इक्विलाइजिंग स्टीयर रॉड, इस टाइप से बहुत सारे कठिन कठिन शब्द है जो कि आपको पढ़ने लिखने में वो कठिन होता है। आपको तो जब कोई क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपके दिमाग में तो रहेगा, लेकिन जल्दी वोट पर नहीं आएगा, क्योंकि कठिन कठिन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए पहले से आप तैयारी कीजिएगा तो मेरे समझ से अच्छा रहेगा, ठीक है। और अच्छे से अच्छे तैयारी करने के लिए हमसे जुड़े और PDF प्राप्त करें और गाइडलाइन प्राप्त करें कैसे तैयारी करना है, और गेस क्वेश्चन क्रैश कोर्स सभी यहाँ से प्राप्त करके अच्छे से अच्छे LD CJ WM के लिए तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक त्वरक मतलब कि ब्रेक एक्सीलेटर सक्रिय होता है, मतलब कब सक्रिय होता है, जब इमरजेंसी ब्रेक लगाना होता है, अर्थात आपातकालीन ब्रेक आवेदन के समय, ब्रेक एप्लीकेशन के समय, मतलब कि ब्रेक एक्सीलेटर जो है सक्रिय होता है, मतलब कि कार्य करता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 240 में क्या कर रहा है कि BP प्रेशर कितना होते ही ब्रेक एक्सीलेटर बंद हो जाता है, ठीक है। कितना होने पर ब्रेक सिलेंडर बंद हो जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि C नंबर दिया है 2.5 से 1.5 kg पर cm² पर BP प्रेशर मतलब उतना हो जाता है तो ब्रेक एक्सीलेटर जो है ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 241 में क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं कि ब्रेक एक्सीलेटर किससे जुड़ा होता है, तो वो BP से जुड़ा हुआ रहता है। किससे रहता है, BP से, मतलब कि ब्रेक पाइप से जुड़ा रहता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट ब्रेक लगाता है। इमरजेंसी के समय ब्रेक एक्सीलेटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको BP से मतलब ब्रेक पाइप से जोड़ा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो इमरजेंसी ब्रेक डिवाइस है। ब्रेक एक्सीलेटर कौन क्या है, यह एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर में क्या कह रहा है कि हैंड ब्रेक के लिए केवल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन सामने जब आता है ना तो हमको यह दिखे, जब मैं टेस्ट कराता हूं तो देखता हूं कि यह क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है और यह सबसे अधिक पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर BM लिख दूंगा, अर्थात बोर्ड मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि हैंड ब्रेक के लिए केबल का नाम क्या है, फ्लेक्स बॉल केबल इसका नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 43 में कह रहा है कि फ्लेक्स बॉल केबल सीधे किससे मतलब कि जुड़ा रहता है, तो ब्रेक सिलेंडर से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। किससे जुड़ा रहता है, ब्रेक सिलेंडर से जुड़ा रहता है फ्लेक्स बॉल केबल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए 244 में क्या कर रहा है कि एंटी स्किड सिस्टम का उद्देश्य क्या है, एंटी स्किड सिस्टम का उद्देश्य क्या है, तो वो जो है मतलब कि क्या करे, स्किडिंग के खिलाफ पहियों की रक्षा करना। स्किडिंग के मतलब यह होगा कि जब ब्रेक जब लग जाता है, मतलब कि जब चक्का जो है घसीटने लगता है, मतलब कि घर्षण जब करने लगता है, उस स्थिति में जो है
एंटी स्किड सिस्टम काम करता है और उसको सही करता है, मतलब कि रक्षा करता है। अर्थात स्किडिंग के खिलाफ, मतलब कि जब चक्का घसीटने लगता है, फिसलने लगता है, जाम हो जाता है, उस स्थिति में एंटी स्किड सिस्टम काम करता है, यानी रक्षा करता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 245 में क्या कहा है कि डाउन बॉल का अनुप्रयोग, डाउन बॉल का क्या कार्य है। ठीक है, तो डाउन बॉल का कार्य है ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग, मतलब ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग जो मैंने ऊपर बताया था, ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग के समय जो है यह डाउन बॉल का कार्य करता है और चाका के गति को समान बनाए रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 में क्या कह रहा है कि डाउन बॉल ऑपरेटिंग के लिए आवश्यक बिजली। देखिए डाउन बॉल एक क्वेश्चन आ जाता है कि कितने वोल्ट पर यह कार्य करता है। ठीक है, तो उसके लिए कितना मतलब कि बिजली की आवश्यकता होता है, तो 110 वोल्ट डीसी, याद रखिएगा डीसी रहेगा, एसी नहीं मारिएगा। 110 वोल्ट डीसी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का सेंसर और फोनिक व्हील के बीच के एयर गैप सीमा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। इसके बारे में मैंने आपको मैं बता दूं कि जैसे कि मान लेते हैं कि यह एक्सल हो गया, एक्सल के अंत में आप देखे होगा कि एक फोनिक व्हील लगा रहता है, जो कि ऊपर बक्स से कवर किया हुआ रहता है। जो अभी बिना बक्स का कवर का जब आप देखिएगा तो एक फोनिक व्हील लगा रहता है। इसमें जो क्वेश्चन आता है कि फोनिक व्हील जो है में कितने दांते होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो है 80 दांते होते हैं। कितने दांते होते हैं? 80 दांते होते हैं। कितने दांते होते हैं? 80 दांते होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कह रहा है कि सेंसर और फोनिक व्हील, सेंसर और फोनिक व्हील, तो यह फोनिक और सेंसर जो है यहाँ पर जो है लगा रहता है। सेंसर जो आप देखिएगा जो एक्सल के अंत में है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा रहता है। तो इसमें जो यहाँ पर जो गैप जो रह गया, यहाँ पर गैप जो रह गया, तो इसी के गैप के बारे में कह रहा है कि कितना होता है, तो 0.9 से 1.4 mm इसका गैप होता है फोनिक और व्हील और सेंसर के बीच में। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ जाता है जो फोनिक व्हील जो होता है उसको जो है कितना न्यूटन से मतलब इसको टाइट किया जाता है, तो इसमें जो है 8 Nm जो है 8 न्यूटन 8 Nm से इसको टाइट किया जाता है। और इसमें बोल्ट का जो प्रयोग किया जाता है 21 M मतलब कि साइज वाला बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन आ जाता है कि फोनिक व्हील में कितने दांते होते हैं। 80 दांते होते हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, इसको ज्यादा करके याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। कह रहा है कि प्रेशर स्विच सक्रिय होते हैं जब प्रेशर ट्रेन डैश दबाव पर पहुंच जाता है, मतलब कि प्रेशर स्विच जो है कब कार्य करता है, तो इसके बारे में जो है जब ट्रेन का प्रेशर कितना तक पहुंच जाता है, तो देखिए यहाँ पर सी नंबर में लिखा हुआ है 1.3 से 1.8 बार। यहाँ केजी नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, बार दिया हुआ है। और जब भी आंसर क्वेश्चन जब परीक्षा में पूछता है तो बार में ही पूछता है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने BM लिख दिया, मतलब कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन या बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि प्रेशर स्विच सक्रिय होता है, मतलब कब स्विच सक्रिय होता है, जब ट्रेन को कितना दबाव पर पहुंच जाता है, मतलब कि तो 1.3 से 1.8 बार जब पहुंच जाता है उस वक्त जो है प्रेशर स्विच जो है सक्रिय हो जाता है और कार्य करने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। LHB कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। मैंने जो ऊपर सिलेंडर के बारे में मैंने डिटेल रूप से समझाया था और फिर से मैं अब समझा दे रहा हूं कि ब्रेक सिलेंडर जो है एक, फिर डिस्क के बारे में हमको समझाना होगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सिलेंडर, तो प्रत्येक डिस्क पर दो डिस्क लगे होते हैं और प्रत्येक डिस्क के लिए एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि एक बोगी में जो है, एक बोगी में दो मतलब कि एक्सल होता है, तो चार मतलब कि दो बोगी में जो है, मतलब कि एक बोगी में दो एक्सल होता है, तो मतलब कि दो बोगी में कितना एक्सल हो जाएगा, 4 एक्सल हो जाएगा। और एक एक्सल पर देख रहे हैं कि दो डिस्क लगा होता है, तो 4 एक्सल पर आपको 4 दूना 8 जो है डिस्क हो जाएगा। ठीक है, जब 8 डिस्क हो जाएगा तो प्रत्येक डिस्क के लिए एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सिलेंडरों की संख्या भी 8 हो जाएगा। सिलेंडरों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और अभी मैंने बताया था टोटल, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि यह जो है दोनों डिस्क के बीच की दूरी जो है 1030 mm होता है और ब्रेक का दाया जो है 640 mm होता है और ब्रेक डिस्क का मोटाई जो है 110 mm होता है
और व्हील व्हील और ब्रेक डिस्क के इनर फेस की दाया जो है, दाया का दूरी जो है आपको 175 mm होता है। ये सब जो है आपको नहीं मिलेगा हर जगह, एक जगह मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं मिलेगा। कितना मतलब ढूंढिएगा तो मिलेगा, इसलिए इसको कॉपी में एक जगह नोट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे समझ से आपको ढूंढने खोजने में कोई परेशानी नहीं होगा। हमको जहां तक विश्वास है कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि 8 डिस्क के साथ में 8 सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है या क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक है, जो यह कोचिंग स्टॉक का पार्ट 5 है, और पार्ट 6 में मैं फिर इससे आगे की क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, गुड, वेरी गुड, जो भी है कि कैसा आपको लगा। चलिए, ये भी मैंने बताया था कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आपको इस वीडियो का या जितने भी हमारे चैनल पर वीडियो देखते होंगे वो सारे के सारे वीडियो का कैसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। LDCJ AWM की तैयारी के लिए, अच्छा से अच्छा तैयारी के लिए आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप कांटेक्ट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ जो है प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप पर लगे मैसेज को नहीं, व्हाट्सएप पर लगा जो फोटो है उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद मैसेज करेंगे, कृपा करके फोन नहीं करेंगे। ठीक है, और इस पर जो है अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए आपको LDCJ AWM या हेल्पर टू टेक्नीशियन के लिए भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन लोग के लिए भी यहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है ना, और कौन कौन सा पीडीएफ होगा उस फोटो जो लगा हुआ है उस पर टोटल डिटेल में लिखा हुआ है। व्हाट्सएप पर जो फोटो लगा है उसको पहले पढ़ें, कौन सा पीडीएफ आपके लिए है, कौन सा पीडीएफ आपके लिए नहीं है, वो सारे के सारे पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पर जो उस पर लिखा हुआ है ICF, LHB, डेमो, मेमो, वैगन, पास, PTO, लीव, जितना भी है, इंसेंटिव, उसके बाद में वेल्डर, हीटर या मशीनिस्ट टर्नर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सारे के सारे पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और परीक्षा के समय गेस क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, हर तरह से मतलब कि आपको तैयार किया जाएगा। अगर यहाँ तक वीडियो पे बने हैं तो इसके लिए थैंक यू। हम अब यही वीडियो को समाप्त करते हैं। अब जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।